हेलो दोस्तों। मिशन सीजीपीएससी पेपर में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना है। प्राचीन काल से भारत में ग्रामीण स्वशासन की परंपरा रही है, चाहे वैदिक काल हो, मौर्य काल, चोलकालीन ग्राम स्वायत्ता या मध्यकाल। आधुनिक काल में पंचायती राज का विकास। देखिए, आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में इसे स्थान दिया गया। संविधान में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया। अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनेक समितियों ने अनेक सिफारिशें दी हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। अगला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977-78। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, मंडल पंचायत और जिला परिषद। अगला है डॉक्टर GVK राव समिति 1985। नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने और पंचायती राज व्यवस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। अगला है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1987। समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको ज़्यादा आर्थिक संसाधन देने की सिफारिश की। इसके अलावा डॉक्टर थुंगन समिति, सरकारिया आयोग आदि ने पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव दिए, परंतु पंचायती राज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण था 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों से संबद्ध किया तथा इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को हम देखते चलेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ? 1992। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट अर्थात राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ? देखिए, ये गजट में प्रकाशन की तिथि जो थी 24 अप्रैल 1993 से ही लागू किया गया था। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन क्या है? यह गांव में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संशोधन है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? देखिए, ये जो है संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधी
अध्याय को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायत को किस रूप में परिभाषित किया गया? ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं? अनुच्छेद 243G। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को बनाता है आदेशात्मक। अगला प्रश्न है, 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है? फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत का गठन करना। अगला प्रश्न है, क्या सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? नहीं, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श देने के लिए किन नए संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला है, पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है? राज्य निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न है, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? 73वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में। 73वें संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य का विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कम से कम 1/3। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। अगला प्रश्न है, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है? विघटन की तारीख से 6 माह से पहले। अगला प्रश्न है, पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? केवल शेष अवधि तक ही पंचायत बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पहले किस राज्य ने पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया? मध्य प्रदेश ने यह व्यवस्था लागू की थी। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को। अगला है, पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। 243A ग्राम सभा, 243B ग्राम पंचायतों का गठन, 243C पंचायतों की संरचना, 243D स्थानों का आरक्षण, 243E पंचायतों की अवधि, 243F सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, 243G पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243J पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अगला टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसे 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान जोड़ा गया। इस संशोधन के पश्चात पंचायतों को
संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 243 एवं उप अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया। इसमें मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 243 परिभाषा। इस अनुच्छेद में जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या एवं ग्राम को परिभाषित किया गया है। 243 ए ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करेगा। अगला है 243 बी पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। 243 सी पंचायतों की संरचना। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकेगा। ग्राम स्तर और जनपद स्तर पर पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। तीसरा है जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायतों के स्थान ऐसी रीति से निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। चौथा है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क ग्राम स्तर पर पंचायतों के सरपंचों का जनपद पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां जनपद पंचायतें नहीं हैं जिला पंचायतों में ख जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का जिला पंचायतों में ग लोकसभा के सदस्यों और राज्य स्तर की विधानसभा के सदस्यों के जो ऐसी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः यह भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में। घ राज्यसभा के सदस्यों और राज्यसभा की विधान परिषद के सदस्यों के जहां वे पहला जनपद पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान कर सकेगा। दूसरा जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्रों के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत है जिला पंचायत में। पांचवा किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा जो पंचायत क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अन्यथा चुने गए हैं। अगला छठवां क ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि उपबंधित की जाए या किया जाएगा और जनपद या जिला स्तर पर किसी पंचायत या अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में चुना जाएगा। अगला है 243 डी स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को
चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। दूसरा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला है तीसरा, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की भी संख्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा जैसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या से यथाशक्य वही रहेगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है। परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पांचवा पॉइंट है, खंड 1 और 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण जो महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। अगला है, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को किसी स्तर पर किसी पंचायत के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल आदि। प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय में प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष अवधि तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं करेगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन। खंड 1 में निर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व ख, उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा किया जाएगा, परंतु जहाँ वह शेष अवधि के लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है
6 मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। अगला पॉइंट है, पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि तक केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। अगला पॉइंट है 243 एफ, सदस्यता के लिए निरर्ताएं। पहला, कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए निर्धारित होगा का यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाएगा या जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ख, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरा, यदि प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 से वर्णित किन्हीं निरर्ताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसी प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जैसा राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। 243 जी, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। क, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। ख, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, क्रियान्वित करना। अगला अनुच्छेद है 243 एच, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। राज्य विधान मंडल विधि द्वारा 243 एच, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा। ख, ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा
सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर सकेगा। ग पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। और घ पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा। अगला अनुच्छेद है 243 आई। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। पहला, राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पहला, राज्य द्वारा उद्ग्रहणी कर, शुल्क, पथकर, फीस के शुद्ध आगमों और राज्य और पंचायतों के बीच वितरण करने। दूसरा, पंचायत द्वारा लगाए एवं वसूले गए कर, शुल्क, पथकर, फीस का विनियोजन करने। तीसरा, राज्य के संचित निधि में से पंचायतों का सहायता अनुदान देने। ख पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। ग कोई अन्य विषय जो पंचायतों के वित्त पोषण के हित में हो के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग के सिफारिशों को पूर्ण विवरण के साथ ज्ञापन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। राज्य का विधानमंडल पंचायतों द्वारा लेखा बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने संबंधी नियम बना सकेंगे। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। अगला अनुच्छेद है 243 ओ। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, विधि मान्यता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। ख किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जा सकेगा जो ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध है, अन्यथा नहीं। कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 243 ए ग्राम सभा। 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी आरक्षण। 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ये सभी पॉइंट स्मरणीय हैं। ये सभी अनुच्छेद किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल कुल 29 विषय हैं। इन विषयों को देखते हैं। कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई जल प्रबंध।
जल फैलाव का विकास। चौथा, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। सातवां, लघु वनोपज। आठवां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग। ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन तथा चारा, सड़क, पुलिया, पुल, पारघाट, फेरिज, जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन। विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन योजना, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा। तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा। पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार तथा मेले, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों का। लोक वितरण पद्धति, सामुदायिक आस्तियों का संधारण। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। अविभाजित मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन में किए गए लगभग समस्त प्रावधानों को यथावत लागू किया तथा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया। यह अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित हुआ। 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इस नियम को 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनों सहित छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया तथा राजपत्र क्रमांक 134 दिनांक 18 जून 2001 में प्रकाशन के साथ यथावत अनुकूलन किया गया। नवंबर 2000 बाद मध्य प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा पारित संशोधन ही लागू होंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। धारा एवं विषय। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 4 ग्राम की मतदाता सूची। धारा 5 ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन। धारा 6 ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 7 ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मेलन। धारा 8 पंचायतों का गठन। धारा 9 पंचायतों की अवधि। धारा 10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। धारा 11 पंचायतों का निगमन। धारा 12 ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। धारा 13 ग्राम पंचायतों का गठन। धारा 14 मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता। धारा 15 एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। 16 विलुप्त कर दिया गया है। धारा 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। धारा 18 बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। धारा 19 निर्वाचन की अधिसूचना। धारा 20 प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 21 सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना। धारा 22 जनपद पंचायत की संरचना। धारा 23 खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। 24 जो है विलुप्त कर दिया गया है। धारा 25 जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन।
धारा 26 सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 27 प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 28 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 29 जिला पंचायत का गठन। धारा 30 जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। 31 विलुप्त कर दिया गया है। धारा 32 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 33 सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 33 का लिपिकी गलतियां या लोप का ठीक किया जाना। धारा 34 प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 35 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 36 पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हताएँ। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों का त्यागपत्र। धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना। धारा 39 पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन। धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 41 एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। धारा 42 निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। 42 का अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति। धारा 43 नियम बनाने की शक्ति। धारा 44 सम्मेलन की प्रक्रिया। धारा 45 पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। धारा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। धारा 47 जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां। 47 का त्यागपत्र। धारा 47 का सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता में विवाद। धारा 48 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, कर्तव्य। धारा 49 ग्राम पंचायत के कृत्य। धारा 49 का ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य। धारा 50 जनपद पंचायत के कृत्य। धारा 51 राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। धारा 52 जिला पंचायत के कृत्य। धारा 53 पंचायतों की कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। धारा 54 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत। धारा 55 भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। धारा 56 सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण। धारा 57 मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति। धारा 58 बाजारों या मेलों का विनियमन। धारा 59 सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद करने की शक्ति, जनपद पंचायतों की शक्ति। धारा 60 जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण। धारा 61 समझौता करने की शक्ति। धारा 61 का परिभाषा। 61 का कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण। 61 का कॉलोनियों का विकास। 61 घ अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड। 61 ई 61 अंगा अवैध संनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेषण करने के लिए दंड। 61 च
अवैध व्यापवर्तन के लिए या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना। 61 अवैध कॉलोनी में अंतरग्रस्त भूमि का समापहरण। धारा 62 राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। धारा 63 पंचायतों की निधियों का समनुदेशन। पंचायतों को सहायता अनुदान स्थावर संपत्ति का अंतरण। धारा 65 धारा 66 पंचायत निधि। धारा 67 संविदा निष्पादित करने का ढंग। धारा 68 सहायता अनुदान देने की शक्ति। धारा 69 सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। धारा 70 पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक। धारा 71 शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। धारा 72 मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य। धारा 73 बजट तथा वार्षिक लेखे। धारा 74 भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। धारा 75 खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। धारा 76 जिला पंचायत राज निधि। 76 का रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। धारा 77 अन्य कर। धारा 78 करों का विनियमन करने की राज्य की शक्ति। धारा 79 कराधान के विरुद्ध अपील। धारा 80 बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। धारा 81 बकाया की वसूली। धारा 82 अपवंचन के लिए शास्ति। धारा 83 करों में राहत देने के बारे में राज्य की शक्ति। छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने से पूर्व किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज के लिए किस अधिनियम का यथावत अनुकूलन किया गया है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 का। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में मध्य प्रदेश राज्य के कब तक के संशोधनों को शामिल किया गया है? 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनों को यथास्थान शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए कौन से संशोधन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे? 1 नवंबर 2000 तथा बाद के मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किए गए संशोधन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न है विधियों का अनुकूलन आदेश बनाकर कब अधिसूचित किया गया? 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश अधिसूचित किया गया। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब किया गया? 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में इसका प्रकाशन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कब से लागू हुआ है? 1 नवंबर 2000 से। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय शासन और विकास के कामकाज में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाना, शासन एवं कामों में सहभागिता सुनिश्चित करना। तीसरा, पंचायत की स्थापना से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला पंचायतें हैं? 27। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 146। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 10,976। देखिए ये कहीं कहीं पर 10,971 भी लिखा हुआ है। अगर ये ना हो ऑप्शन में तो 10,976
71 को ही आंसर लेके चलना है। अगला है ग्राम सभा। ग्राम सभा अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम किसे कहते हैं? ग्राम गांव या गांव का समूह है जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज लोगों की सभा। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? ग्राम सभा सदस्य एक स्थायी निकाय है। इसको सदस्य कर लीजिए। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को कहाँ परिभाषित किया गया? अधिनियम की धारा 2(8) में। अगला प्रश्न है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति उस ग्राम की ग्राम सभा का सदस्य होगा। मतदाता सूची क्या है? ग्राम के वयस्क मतदाताओं की सूची। कौन व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है? जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है एवं ग्राम का मामूली तौर पर जो निवासी है। कौन एक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है? कोई नहीं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का साल में कम से कम कितना सम्मेलन आवश्यक है? कम से कम 6 बार। अगला प्रश्न है औसतन कितने समय बाद ग्राम सभा का एक सम्मेलन होना चाहिए? हर 2 महीने में एक सम्मेलन। अगला प्रश्न है ग्राम सभा के लिए शासन द्वारा कौन सी तारीख निश्चित है? उत्तर निम्नलिखित तौथिक तिथियों में बैठक बुलाना अनिवार्य है। 23 जनवरी तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, 14 अप्रैल तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, 20 अगस्त तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, 2 अक्टूबर तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में, माह जून में सुझाए गए तिथि को एवं माह नवंबर में सुझाए गए तिथि को तथा ज़रूरत होने पर ग्राम सभा की और भी बैठक बुलाई जा सकती है। शासन द्वारा नियत तिथियों के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है? उत्तर जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर के अपेक्षा किए जाने अथवा ग्राम सभा के कुल संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा करने पर। ग्राम पंचायत के कितने ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी? ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर होती है? ग्राम के पारा, टोला, बसाहट एवं बस्ती में। गोड़म, कोरम अथवा गणपूर्ति किसे कहते हैं? सम्मेलन बैठक में सदस्यों की जरूरी उपस्थिति को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में कोरम कितने सदस्यों से पूरा होता है? कुल सदस्यों के 10वें भाग से, जिसमें 1/3 महिला का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा का कोरम कितने सदस्यों से पूरा होता है? कुल सदस्यों के 1/3 संख्या से, जिसमें 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। सरपंच के अनुपस्थित रहने पर सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उप सरपंच। सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित जनजातीय व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य ना हो। ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा? बैठक जो है आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है
ग्राम सभा में कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वार्ड के लिए संबंधित पंच का एवं पूरे पंचायत के लिए सरपंच का। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है? कोरम संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा को स्थगित बैठक में बदला जा सकता है या नया विषय विचार के लिए लाया जा सकता है? नहीं, स्थगित बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा में कोई भी बदलाव नहीं होगा।